हेलो बच्चों, कैसे तुम सब? फर्स्ट एकदम ओके फाइन। तो बच्चों हम लोग अपने क्रैश कोर्स के आज डे नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं और डे नंबर 8 में हम लोग आज शुरू करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। अब हालांकि हमें इस काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने के पहले मैंने कहा भी था तुम लोगों से कि वेक्टर में एक टॉपिक और बच रह गया है, डायरेक्शन कोसाइन। एक छोटा सा आसान सा टॉपिक है, वो मुझको पढ़ाना था, बट मैं सोचा कि टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है, तो डायरेक्शन कोसाइन बहुत लंबा टॉपिक नहीं है और आसान भी है और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए पूरा एक दिन एक लेक्चर हम लोग खर्च करें सही नहीं होगा, क्योंकि हमको बहुत पढ़ना है और बस दिन बहुत कम है। ठीक है, तो मैं सोचा कि हम लोग काइनेमेटिक्स शुरू कर देते हैं अभी। और डायरेक्शन कोसाइन हम लोग जब वेक्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, नीट एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वेक्टर्स के जो पूछे गए हैं, हम लोग वहीं पर पे डायरेक्शन कोसाइन को भी पढ़ लेंगे, वहीं पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग के पढ़ने का तरीका क्या होगा कि हम लोग पहले एक एक चैप्टर पढ़ते चलेंगे और उस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते चलेंगे, ताकि एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाए और एक हमें पता चल जाए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है और हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। बट ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, परेशान हो जाओगे, है ना। पहले चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, प्रिपेयर कर लो, उसकी छोटी छोटी बातों को बारीकियों से समझ लो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। देन आफ्टर जो उस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में, फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करना, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। वरना ऐसे रैंडम अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे फिर क्वेश्चंस फंसेंगे तो फिर डीमोटिवेट हो जाओगे कि यार मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, अब क्या होगा। तो उसके पहले अच्छे से चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइन, तो वेक्टर के क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग वहीं पर भी डायरेक्शन कोसाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इससे मैंने कहा कि हम लोग काइनेमेटिक्स आज शुरू करेंगे। तो काइनेमेटिक्स एक बहुत लंबा सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इसमें मैं कवर कराऊंगा तुमको। जैसे अगर टॉपिक्स की बात किया जाए तो बच्चों इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हम शुरू भी करेंगे वो होगा मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर आएगा इसमें मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। फिर इसमें ग्राफ की बात भी करेंगे हम लोग। इसी में तुमको मैं रिलेटिव मोशन भी पढ़ाऊंगा। तो काफ़ी बड़ा सेक्शन होगा, काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं। और एट द सेम टाइम नॉट ओनली फॉर नीट एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन की बात करोगे तो काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कंफर्म आने ही आने हैं। मान के चलो कि क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तुमको पक्का तुम्हारे एग्जामिनेशन में मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ना, इसकी तैयारी करना, इससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मैथमेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आएंगे जिसको हमको अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, चलो। तो दूसरी बात, एक चीज़ बच्चों और मैं तुम सबसे ये एक्सपेक्ट करूँगा, उम्मीद भी करूँगा कि जो भी हमारे पास दिन अब बचे हैं, दिन बहुत तेज़ी से भाग रहा है। अगर हम साथ नहीं चलेंगे, अगर हम स्पीड अप नहीं होंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। याद रखना, ये क्रैश कोर्स है, हमें क्रैश कोर्स में स्पीड को ध्यान रखना होता है। तो कोई भी बैकलॉग्स ना होने पाए। जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उन लेक्चर्स को देखो, नोट्स प्रिपेयर करो और एक कहना कि मेरे को मेहनत करोगे तो उसका कोई विकल्प नहीं होता है ना। तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेहनत तुमको करनी ही पड़ेगी, तुम उससे भाग नहीं सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चे भी अभी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में हैं वो कंफर्ट जोन से बाहर हैं और इस रियलिटी को फेस करें कि दिन अब बहुत ज़्यादा नहीं है और अब लापरवाही करने की, अब थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने आप को रिकलेक्ट करो। जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी प्रेजेंट में तुम्हारे साथ हो रहा है, उन सब को पुट असाइड और शुरू कर दो प्रिपरेशन से। इस बात को ध्यान में रख करके कि हमारा अगला 3-4 महीना सिर्फ यही टारगेट है कि नीट एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया जाए, कैसे 600+ मार्क्स लेकर के आए। बस इसके अलावा तुमको और कुछ भी सोचने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। और कोई तुमको प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तुम जिसको चाहो तो डिस्कस किया जाए, तो तुम कमेंट बॉक्स में मुझको बताओ कि सर ये प्रॉब्लम मेरी है, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। अगर किसी और सब्जेक्ट में भी दिक्कत है बताओ, उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन तुमको बताऊंगा, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हुए, अपने ऊपर विश्वास जब तक तुम नहीं दिखाओगे तब तक कोई दूसरा भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखना।
चलो तो शुरू करते हैं बच्चों हम लोग आज अपना सेक्शन जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, और आज है हमारा इस 100 डेज क्रैश कोर्स का डे नंबर 8, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में जैसा कि तुमको मैंने बताया बहुत अलग अलग टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज जो शुरू करेंगे वो होगा मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उस पार्टिकल को कौन कौन से इक्वेशंस कंट्रोल करते हैं, उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन इक्वेशंस को हम कब कैसे कहाँ यूज़ करेंगे, ये सब तुमको मैं आज बताऊंगा। बट हमें क्वेश्चंस करने के पहले इन इक्वेशंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये हैं तो 4 इक्वेशंस और देखने बहुत आसान भी लगते हैं, बट इन इक्वेशंस में बहुत बातें छुपी हुई हैं जो जनरली बहुत बच्चों को नहीं पता होती, जिसके वजह से इक्वेशंस को सही तरीके से लगाने का मतलब नहीं पता कि कब इक्वेशंस को किस तरीके से लगाना है। ये टर्म्स जो लिखे हैं इन टर्म्स का बहुत बारीक मतलब होता है। उन सारी बातों को तुमको बताऊंगा मैं, इन इक्वेशंस को समझाऊंगा, इन इक्वेशन को कब कहाँ कैसे यूज़ करना है, देन आफ्टर विल कम टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो तो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बच्चों हम लोगों को 4 इक्वेशंस पढ़ने होते हैं, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसको 4 इक्वेशन कंट्रोल करते हैं। वो 4 इक्वेशंस कौन कौन से हैं, आओ एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है बच्चों v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस AT। इस इक्वेशन में टर्म्स की बात किया जाए तो u होता है किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, v होता है उस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, और a होता है एक्सेलरेशन जो कि ऑफकोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बच्चों की बात ध्यान रखना कि अगर ये एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, अगर ये एक्सेलरेशन पार्टिकल का वेरिएबल होगा तो इन इक्वेशंस का मन में कभी ख्याल भी लेके मत आना। इन इक्वेशंस को तुम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन समय के साथ पोजीशन के साथ बदल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, तो यस डेफिनेटली आएंगे। उसका क्या तरीका होगा, उसका तरीका होता है बच्चों थोड़ा सा हमको कैलकुलस यूज़ करना होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात वहाँ पे करनी होगी। बट वो करने के पहले मैं तुमको 2-3 लेक्चर्स, हाँ अब देखो एक बात याद आ गई, अब ये सब बात उठी तो एक बात और मुझको याद आ गई जिसको तो मुझसे शेयर करना भी था। देखो बच्चों कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 2 साल फिजिक्स आप पढ़े होगे, जानते हो कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, तो हमें थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए बिफोर वी गो टू द एग्जामिनेशन। तो मैं क्या सोच रहा था कि हम लोग 2-3 लेक्चर्स जो मैथमेटिकल फिजिक्स है कैलकुलस की, दैट इज़ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इनके भी 2-3 लेक्चर्स हम लोग करेंगे। मैं तुमको बताऊंगा बेसिक्स, एकदम बेसिक्स, सिर्फ उतना ही डिफरेंशिएशन उतना ही इंटीग्रेशन जो कि हमको नीट एग्जामिनेशन के ज़रूरी होगा। इस क्रैश कोर्स को पढ़ने के लिए जो हमको ज़रूरी होगा, हमको पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो वो भी तुमको बताऊंगा मैं 2-3 लेक्चर्स में तुमको उसके बताऊंगा, तुम उसको देखना, और जो भी ज़रूरत की चीज़ होगी कैलकुलस में तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए वो तुमको वहाँ से सफिशिएंटली मिल जाएगी। फिर तुमको और कहीं कुछ जाने की, बुक्स देखने की, फॉर्मूला यूज़ करने की तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो तो मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, विल टॉक अबाउट इट इन सेपरेट वीडियो। अभी बात करते हैं मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। तो हम लोग बात करते हैं बच्चों v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस AT में u था इनिशियल वेलोसिटी, v द फाइनल, a इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए एंड t इज टाइम। प्लस माइनस को कैसे यूज़ करेंगे सर, तो इक्वेशंस में जो प्लस माइनस है वो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के लिए यूज़ होता है। अगर किसी पार्टिकल में एक्सेलरेशन है तो प्लस यूज़ करते हैं, अगर किसी पार्टिकल में डी एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है तो माइनस यूज़ करते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सबको पता होगा। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, पार्टिकल की वेलोसिटी घट रही है तो डी एक्सेलरेशन है। इन जनरल अगर एक मोटे तौर पे बात किया जाए तो ये इसका मतलब हम सब जानते हैं। और अगर हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमको ये पता चल जाता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है कि क्वेश्चन में डी एक्सेलरेशन है, उसके हिसाब से हम लोग प्लस माइनस इक्वेशंस में यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो जनरली प्लस माइनस
कब क्या लगाना है, हम जब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाता है कि एक्सेशन वाला केस बन रहा है कि डी एक्सेशन वाला केस बन रहा है। किसी किसी क्वेश्चन में दोनों केस बनते हैं, कुछ पार्ट में एक्सेशन होगा, कुछ पार्ट में डी एक्सेशन होगा। वो क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे समझ में आ जाएगा, उसका कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। इट विल रिक्वायर प्रैक्टिस। तो प्लस माइनस एक्सेशन डी एक्सेशन के लिए होता है। लेकिन एक बात और तुमको जानना चाहिए अबाउट एक्सेशन एंड डी एक्सेशन। एक तो मोटे तौर पे सब जानते हैं सर की वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी घट रही है तो डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ये तो एक जनरल बात सब जानते हैं। कभी कभी इस चीज़ को डायरेक्ट सीधे तौर पे ना कह करके डायरेक्शन के हिसाब से तुमको क्वेश्चन बताता है। जैसे अगर मान लो किसी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, और फिर ऐसा क्वेश्चन मान लो आगे इसमें तुम देख रहे हो कि पार्टिकल का वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तुमको जानना चाहिए कि एक्सेशन डी एक्सेशन में एक्चुअल फ़र्क क्या होता है। कोई चीज़ कब एक्सेशन बनती है, कोई चीज़ कब डी एक्सेलरेशन बनती है। बहुत सिंपल सी बात है, जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में, हम उसके मोशन के अलोंग एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं। हम उसके मोशन के अलोंग हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो यही केस बनता है बच्चों एक्सेलरेशन का। तो उस कंडीशन में ए और यू का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। या यू कहो कि ए और यू के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों? 0 डिग्री बनेगा। तो ये वाला जो केस आएगा यही हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पार्टिकल के मोशन के अलोंग है, एक्सेलरेशन मोशन के अलोंग है। या यू कहो कि यू और ए सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 डिग्री है, दैट इज़ एक्सेलरेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारा कोई दोस्त है, साइकिल पे बैठ के जा रहा है, तुम उसे छेड़छाड़ करने के मूड में आए और उसको पीछे से धक्का दे दिए। तो जानते हो क्या होता है ना, जब तुम उसको पीछे से धक्का देते हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, डिसबैलेंस होकर बेचारा कभी कभी गिर भी जाता है। तो यही एक्सेलरेशन वाला केस हो गया। बॉडी मूव कर रही है और तुमने आकर के उसके पीछे से उसके ही डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, यही एक्सेलरेशन। ऑन द रिवर्स अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है और तुम उसके उल्टे दिशा में फोर्स लगा दिए, दैट इज डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। ये जो फोर्स होगा वो बॉडी को स्लो कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी की क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी ऐसे आ रही है और तुमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया। तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन कोई दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कुछ बच्चे इस बात को लेकर क्लियर नहीं होते हैं। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बच्चों, केवल डायरेक्शन का हेर फेर है। अगर ए और यू एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यही डी एक्सेलरेशन है। इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, बॉडी स्लो होगी, एंड दैट इज डी एक्सेलरेशन। या कह सकते हो कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कितना एंगल बनेगा बच्चों? 180 डिग्री। तो इसी को बोलते हैं लोग डी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन को डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे मान लो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक पार्टिकल का वेलोसिटी है टुवर्ड्स ईस्ट और एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स वेस्ट। अब दो बात समझो, नाम तो लिया एक्सेलरेशन क्वेश्चन में, लेकिन डायरेक्शन क्या दिया है? वेस्ट। अब समझ जाना कि यार वेलोसिटी ईस्ट में है, एक्सेलरेशन वेस्ट में है, तो एक्चुअली भी एक्सेलरेशन नाम दिया जा रहा है, मगर काम क्या होगा? इसका डी एक्सेलरेशन का होगा। तो कभी भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो बॉडी स्लो डाउन होगी। डी एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, वहाँ पर तुमको इक्वेशन में बच्चों माइनस ही यूज़ करना होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, स्पीड अप होना, स्पीड स्लो डाउन होना, बहुत ध्यान से हमको देखना होगा। क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात आती है, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, तो ध्यान से उन डायरेक्शंस को देखना और उसके हिसाब से इक्वेशंस को फिर हम जज करेंगे कि कहाँ पर हमको कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है।
एक बात और तुमको बता दूं, इसके पहले वाली क्लास में तुमको मैंने इन इक्वेशंस के वेक्टर फॉर्म पढ़ाया था लेक्चर नंबर 7 में, जहां पर हम लोग इनके वेक्टर्स फॉर्म पढ़े थे। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा अगर कोई एंगल बनता है लाइक 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, तो वहां पर वेक्टर फॉर्म यूज़ करते हैं। जो बच्चे भी लेक्चर नंबर 7 डे 7 नहीं देखे हैं जाकर के देख ले। मैंने बताया है कि अगर ये 0 डिग्री 180 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री होगा, 60 होगा, 30 होगा, तो वहाँ पे इन इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारा मैं डिस्कशन तुमसे किया हूँ। ठीक है, तो गो टू द लेक्चर नंबर 7, तुम्हारा सारा कन्फ्यूजन एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा इन इक्वेशंस के बारे में। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, ज़रा सा भी तुमको डाउट नहीं रहेगा कौन से इक्वेशंस को कब किस तरीके से यूज़ करना है, कब स्केलर फॉर्म, कब वेक्टर फॉर्म, कब प्लस, कब माइनस, कब एक्सेशन, कब डी एक्सेशन, सब कुछ तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डे नंबर 7 और डे नंबर 8 बहुत ध्यान से अच्छे से देखना। ठीक है, चलो, तो ये हो गया बच्चों एक्सेलरेशन, ये हो गया डी एक्सेलरेशन। क्लियर है, बात सबको समझ में आ गई है? अच्छे समझ गए ना कि एक्सेशन डी एक्सेशन जो होता है ये केवल डायरेक्शन का हेर फेर है। यू और ए अगर सेम डायरेक्शन में है तो वही एक्सेलरेशन है, यू और ए अगर अपोजिट है तो वही डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट ना कहे करके अगर इनके डायरेक्शन के हिसाब से बात करें तो समझ जाना कि क्वेश्चन में हमको क्या करना है, कहाँ इक्वेशंस प्लस लेना है, कहाँ इक्वेशंस हमको माइनस लेना है। बात समझ गए? क्लियर है? तो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर सबको, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, v इज़ फाइनल आफ्टर t टाइम, और वही टाइम t ये होगा, और a इज़ एक्सेलरेशन दैट मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, और प्लस माइनस का मतलब तुम समझ गए। अब चलते हैं बच्चों इक्वेशन बोल रहा हूँ, अब चलते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, और इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या कहानी है। ठीक है, चलो, क्योंकि इन इक्वेशंस से क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें थोड़ा इन इक्वेशंस को समझना होगा, कौन सा इक्वेशन क्या कहता है, इनके टर्म्स का क्या मतलब है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन जो बच्चों है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s जो है वो पार्टिकल के द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। u इज इनिशियल वेलोसिटी अगेन, t इज टाइम, एंड प्लस माइनस अगेन फॉर एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। जरा इस s के बारे में और इस u के बारे में हमें थोड़ा सा और डिटेल में जानना होगा। ठीक है, वरना फिर क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न रहेगा जहाँ पे गलत होने का चांस होता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात तो मैंने कहा कि जो s है इक्वेशन में बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं। अब इसको हम कैसे समझें और इसका हम क्या मतलब निकालें, और इक्वेशन जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये हमें कितना हेल्प करेगा ये जानना कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं। सुनो, अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है, ठीक है, वन डायमेंशन मोशन चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और कहीं कोई टर्न वगैरह नहीं है, सीधा बस जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है। तो हम सब जानते हैं जब कोई पार्टिकल सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कहीं कोई टर्न नहीं है, बस स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन जा रहा है विदाउट अ टर्न, बस चला जा रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन कॉन्टिन्यूसली, तो हमसे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और जब इस इक्वेशन को तुम यूज़ करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और चूँकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, टर्न नहीं हो रहा है, तो वही डिस्प्लेसमेंट ही भी तुम्हारा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो जब कभी ऐसा केस बनेगा जहाँ पे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, वन डायमेंशन मोशन कर रहा है विदाउट अ टर्न, बस स्ट्रेट लाइन चला जा रहा है, कहीं बीच में टर्न वर्ड नहीं ले रहा है, तो क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे कोई दिक्कत नहीं है, इस इक्वेशन को लगाओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बात बदल जाएगी अगर फॉर एग्जांपल पार्टिकल आगे गया और फिर कुछ देर बाद वो टर्न करके पीछे भी आ गया, लाइक दैट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा एक पार्टिकल 10 मीटर आगे गया और फिर टर्न करके 3 मीटर पीछे आ गया, तो ऐसे कंडीशन हम जानते हैं जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना होगा? 10 + 3 = 30। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, तो 10 + 3 = क्या हो गया? 13। और डिस्प्लेसमेंट कहूँ तो कहोगे सर
10 गया मगर 3 लौट के भी आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? द डिस्प्लेसमेंट इज 7 मीटर, ऐसे ही कहेंगे। फाइन। अब यहाँ पर तुमको देखना होगा कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें ये इक्वेशन क्या देगा। जब इस इक्वेशन को मैं इस पे लगाऊंगा, पूरे पार्टिकल के मोशन के लगाऊंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे मोशन पर जब मैं इस इक्वेशन को लगाऊंगा तो बच्चों हमको इससे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। द वैल्यू दैट यू विल गेट इज 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया, आंसर आ गया, दैट्स इट। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है तब मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है 10 + 3 = 13 और जब तुम इस इक्वेशन को लगाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिस्टेंस पूछ लिया तो दिक्कत है। ठीक है, तो कहीं भी पार्टिकल अगर टर्न ले रहा है तो इस बात ध्यान रखना, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, दिस इक्वेशन विल गिव यू द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछा है तो दिस इक्वेशन विल नेवर गिव यू द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको डिस्टेंस मिलेगी नहीं। हाँ, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है और कहीं पे टर्न वगैरह नहीं है तब कोई इतनी दिक्कत समस्या की बात नहीं है, डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ टर्न ले रहा होगा वहाँ हमको देखना होगा कि क्वेश्चन जो पूछा गया वो डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ टर्न ले रहा होगा वो जानबूझ करके तुमको फंसाने के लिए वो डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछेगा, वो डिस्टेंस पूछेगा। और जब तुम इसको डिस्टेंस निकालने के लिए ये क्वेश्चन अप्लाई करोगे तो फंस जाओगे। आएगा 7 मीटर और आंसर है 13, और इत्तेफाकी बात होगी कि तुमको फंसाने के लिए वो पूरा व्यवस्था किया रहेगा। ऑप्शन में भी 7 मीटर तुम्हारा आंसर दिया ताकि गलती करो, फंसो तुम। तो ऐसे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे? हमको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि हमको इस इक्वेशंस को एक बार इधर अप्लाई करना होगा, अलग अलग जहाँ टर्न लेगा वहीं पर 2 बार हमको अप्लाई करना होगा इक्वेशंस को। ठीक है, ये देखो सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है, बताऊंगा आ जाएगा। मुश्किल होता है कि समझेंगे कैसे। क्या क्वेश्चन में लिख के आएगा कि पार्टिकल टर्न ले रहा है? जनरली लिख करके नहीं आता है, बट मैंने कहा है हमको प्रैक्टिस करनी होती है। हम प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चंस में कुछ की वर्ड्स होते हैं, उन की वर्ड्स को, उन की पॉइंट्स को पकड़ेंगे, हम समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में टर्न ले रहा है या नहीं ले रहा है, गो अहेड। अगर ले रहा है थोड़ा समझ जाओ, डिस्टेंस देखा है तो समझ जाओ, डिस्प्लेसमेंट है तो समझ जाओ। ठीक है, तो पता कैसे करेंगे? जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा कुछ की वर्ड्स, उन की वर्ड्स को पकड़ करके समझ जाओगे कि यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पार्टिकल टर्न लेने वाला है, इसलिए थोड़ा संभल करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे डिस्टेंस पूछ रहा है या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ठीक है, और जनरली अगर क्वेश्चंस में डिस्टेंस पूछ रहा है तो समझ जाना कि ये टर्न वाला कहानी का होने का पूरा चांस बनता है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे वो तुमको बताऊंगा। जब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लूँगा तो बताऊंगा कि तुमको उसको यूज़ कैसे करना है। बट तुमको मैं यहाँ बता दिया कि ये जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों सेम होगी, दोनों में से कुछ भी पूछेगा तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो टर्न ले रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगी। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो एस की वैल्यू ओके है, डिस्टेंस पूछेगा तो एस की वैल्यू तुम गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो वहाँ पे कैसे करेंगे? लेट द क्वेश्चन कम, हम लोग बताएंगे, बात करेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट की। एक बात और तुमको बता दूँ अबाउट दिस यू, ये 2 ही बात हमको इस इक्वेशंस में, देखो इन इक्वेशंस को यूज़ करना बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि तुम छोटी छोटे बारीकियों को जानते हो। यही जो बारीकियाँ तुमको बता रहा हूँ मैं कि कब इक्वेशंस को कैसे कहाँ यूज़ करना है। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट तुमको मिलेगी और तुमको परेशान भी करेगी, बट ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो फिर किस बात की परेशानी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल है बच्चों 0 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड तक वो मूव करता है। एक पार्टिकल 0 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड तक मूव करता है। स्टार्ट करता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू इसकी बच्चों इनिशियल वेलोसिटी है, अच्छी बात है। हमें इस 10 सेकेंड के मोशन में इंटरेस्ट नहीं है,
हम जानना चाहते हैं कि वो इस पूरे मोशन में 3 सेकंड से लेकर के 7 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया या डिस्टेंस कवर किया। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, पूरे 4 सेकंड में हमको उसका डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है कि वो 3 से लेकर 7 सेकंड तक, यानी कि इस 4 सेकंड में कितना चला। तो ठीक है, 4 सेकंड में चली गई डिस्टेंस हमको निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। पर ध्यान रखना, जब इस इक्वेशन को तुम लगाओगे तो यहाँ पर u हमको इनिशियल वेलोसिटी पुट करनी होती है। अब यहाँ पर बहुत बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है या क्लैरिटी नहीं होती है। अब किस बात की क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ तुम आए हो, एक एक चीज़ पानी की तरह तुम्हें साफ कराऊंगा मैं, एक एक चीज़ क्लैरिटी दिमाग में कि यहाँ पर u किस तरीके से यूज़ करना है। सुनो, ये u इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। क्वेश्चन में भी तुमको एक इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, t = 0 पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है। बट एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है वो और तुम्हें कौन सी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए वो, ये दोनों हमेशा सेम नहीं होती है। जैसे मुझको 3 सेकंड से 7 सेकंड तक की बात करनी है तो मैं इस इक्वेशन को 3 सेकंड पे लगाऊंगा और अगले 4 सेकंड तक के लिए 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। तो जब मैं इस इक्वेशन को 3rd सेकंड पे लगाऊंगा अगले 4 सेकंड की कहानी जानने के लिए कि क्या हुआ है, यहाँ जो u चलेगा बेटा वो 3 सेकंड पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, लेट अस सपोज u डैश है, वो यहाँ पे रखाएगी, ना कि यहाँ जो इनिशियल दिया है वो। इस इक्वेशन में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो u है वो क्वेश्चन का इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है, वो हमको देखना होगा। इस इक्वेशन को जिस पॉइंट पर तुम लगाओगे उस पॉइंट की वेलोसिटी ही इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, क्योंकि तुम्हारा इनिशियल पॉइंट t = 0 नहीं है, वो तो क्वेश्चन का इनिशियल पॉइंट है। तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या है, तुम कहाँ से इक्वेशन शुरू कर रहे हो, तुम कहाँ से डिस्टेंस काउंट करना चाहते हो। क्या तुम डिस्टेंस यहाँ से काउंट करना चाहते हो? ऑफ कोर्स नहीं, तुम डिस्टेंस 3 सेकंड से काउंट करना चाहते हो कितना चला अगले 4 सेकंड तक। तो तुम्हारे लिए बच्चों इनिशियल पॉइंट क्या है जरा बताओ, तुम्हारे इनिशियल पॉइंट 3 सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन का इनिशियल पॉइंट है 0। तो जब तुम इस इक्वेशन को यहाँ लगाओगे 3 सेकंड पर जो वेलोसिटी है वो तुम यहाँ पर रखोगे, न कि t = 0 वाला। या ऐसे मैं तुमसे कहूँ कि हमें पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है 8 सेकंड से 10 सेकंड के बीच, इन 2 सेकंड में कितना चला, फ्रॉम 8 सेकंड टू 10 सेकंड, इन 2 सेकंड में कितना चला। तो इस इक्वेशन को हम 8 सेकंड पर लगा देंगे, क्योंकि मुझको जानना ही है कि 8 से 9, 9 से 10 अगले 2 सेकंड में क्या हुआ है। तो 8 सेकंड मेरा इनिशियल पॉइंट है। अब 8 सेकंड की जो वेलोसिटी होगी, लेट अस सपोज एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज u डबल डैश। तो जब मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लगाऊंगा t = 8 सेकंड पर, तो 8 सेकंड की वेलोसिटी यहाँ पे रखूंगा, न कि क्वेश्चन की। कुछ बच्चों को इस चीज़ नहीं पता होता, उनके लिए क्या होता है सर इनिशियल मतलब बस इनिशियल, क्वेश्चन में जो इनिशियल दिया है सर हर जगह बस भाई, ऐसा नहीं है। तुमको देखना होगा तुम्हारे इक्वेशंस के हिसाब से क्या तुम्हारे लिए इनिशियल वेलोसिटी है, वो तुमको देखना होगा। क्लियर है? हाँ, अगर मैं कह दूँ कि मुझको t = 0 से t = 10 सेकंड तक पूरा 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को t = 0 पर लगा दूंगा। ऐसे कंडीशन में जो ये क्वेश्चन का जो इनिशियल है वही मेरा भी इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है वो और तुम्हें जो चाहिए वो, ये दोनों हमेशा सेम नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है कि तुम इक्वेशंस कहाँ से कहाँ यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो मैं फिर से बता दूं बच्चों, इस इक्वेशन में जो u तुम यूज़ करोगे उस पॉइंट का यूज़ करना जिस पॉइंट पर तुम इस इक्वेशन को शुरू करोगे। क्वेश्चन में कहाँ से शुरू हो रहा है, लेट इट बी। हाँ, अगर क्वेश्चन वहीं से शुरू हो रहा है, तुमको वहीं शुरू करना है तो ठीक है, क्वेश्चन का u तुम्हारा u सेम है। लेकिन क्वेश्चन में u यहाँ से शुरू हुआ मगर तुमको इक्वेशन यहाँ से लगाना है तो फिर तुम्हारा u डिफरेंट हो जाएगा। तुमको 3 सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए होगी, वो तुम्हारे लिए क्या होगा इनिशियल, वहाँ पुट करोगे, अगले 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो ये 2 बातें ध्यान रखना।
एस के बारे में और यू के बारे में जो तुमको मैंने बताई। ठीक है, बेसिक्स है, ऐसा बहुत बेसिक्स है। मैं तुमको हमेशा कहता हूँ कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ ये मान के चलता हूँ कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है उसकी फिजिक्स एकदम ज़ीरो है, कभी नहीं पढ़ रखा है वो, इसे बहुत ज़ीरो से तुमको मैं उठाना शुरू करता हूँ और वहाँ तक जहाँ तक एकदम टॉप क्लास का कॉन्सेप्ट है वहाँ तक लेके जाऊँगा। बट थोड़ा वक्त लगेगा और पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ही लगेगा इसमें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, पेशेंस रखोगे सब बात समझ में आएंगी। प्लस माइनस का मतलब वही है, प्लस फॉर एक्सेशन माइनस फॉर डी एक्सेशन। डायरेक्शन से इसका मतलब भी कभी कभी देगा, बता दिया मैंने। ई एक्सेशन टी टाइम, क्लियर है, समझ गए। चलो अब आते हैं बच्चों थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। इस इक्वेशन में अगेन जो u है इनिशियल वेलोसिटी है, v इज फाइनल, प्लस माइनस जान ही रहे हो, एक्सेशन डी एक्सेशन के लिए a एक्सेशन है और s क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं। फिर बोल रहा हूँ s इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आते थोड़ा चौथे इक्वेशन की तरफ। और थर्ड इक्वेशन में ऐसा कुछ खास जानने को नहीं है। और u अगेन मैं फिर वही बोल दूंगा कि u जैसे यहाँ बताया कि जिस पॉइंट पर तुम इक्वेशन लगाओगे उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो तुम्हारे लिए इनिशियल होती है, वो यहाँ भी होल्ड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या इनिशियल दिया है वो अलग है, तुम्हारे लिए क्या इनिशियल है वो बात अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी हम लोग समझ जाएंगे अगर इस इक्वेशन को समझ चुके हैं तो। अब थोड़ा चौथे इक्वेशन की बात कर लेते हैं। और चौथे इक्वेशन के लिए तुमको मुझको फिर से एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके सिखाना होगा कि क्या चीज़ कैसे होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बच्चों एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल ने टोटल 5 सेकेंड तक मोशन परफॉर्म किया है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 शुरू किया और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक वो मोशन को परफॉर्म किया विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो 0 से 1 सेकेंड, 1 से फिर 2 सेकेंड, 2 से फिर 3 हो गया, फिर 4 और लास्ट क्या हो गया तो बच्चों 5। ठीक है, तो पूरे 5 सेकेंड का मोशन है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पर तुमसे बोला जाए, मैं 2 चीज़ तुमको लिखूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड और फिर लिखूंगा बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। और जाहिर सी बात है ये दोनों चीज़ सेम नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड तो इन 5 सेकेंड पूरे 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस। ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ डिस्टेंस इन 5th सेकेंड ओनली, तो सबसे पहली बात तो ये जो 5th सेकेंड है ये केवल 1 सेकेंड है। बातों को समझना, ये पूरे के पूरे 5 सेकेंड्स हैं, लेकिन ये जो 5th है वो केवल 1 सेकेंड है। और कौन सा 1 सेकेंड है, ये जो लास्ट वाला 1 सेकेंड देख रहे हो, 5वां वाला, यही 5th है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों चीज़ें आपस में बहुत डिफरेंट है। तो मुझको अगर डिस्टेंस इन 5th सेकेंड पूछा, 5th, 7th, 9th, ठीक है, तो अब इस फिगर के हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड इज दिस मच ओनली एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड इज दिस मच। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th में अच्छे से फ़र्क समझ लो। तो अब कहाँ क्या इक्वेशन यूज़ करते हैं बच्चों, जो सेकंड इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं ये तब यूज़ करेंगे जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमको इन t सेकेंड निकालना होगा। 10 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 12 सेकेंड में हम लोग सेकेंड वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। और जब डिस्टेंस निकालना होगा तुमको इन tth सेकेंड, 7th, 5th, 9th, 15th, 20th, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों हम लोग 4th वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही एड्रेस भी करूँगा, सेकंड वाला इक्वेशन, 4th वाला इक्वेशन। समझ आना सर सेकंड वाले का मतलब कौन सी बात कर रहे हैं, 4th वाले का मतलब सर कौन सी बात कर रहे हैं, समझ। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन, 4th इक्वेशन, ये दोनों ही इक्वेशन तुमको डिस्प्लेसमेंट देता है, बट हमको जानना होगा कि वो डिस्प्लेसमेंट जो दे रहा है हमें इक्वेशंस को कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है।
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड के लिए सेकेंड इक्वेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी एच सेकेंड के लिए चौथा इक्वेशन। फर्क समझ रहे हो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड्स दूसरा इक्वेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकेंड चौथा इक्वेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड्स दूसरा इक्वेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9th सेकेंड चौथा इक्वेशन। क्लियर है? समझ जाओगे। एक चीज और, तो ये तो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी एच सेकेंड। u इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस माइनस एक्सेशन डी एक्सेशन के लिए, a इज एक्सेशन जो कांस्टेंट होना चाहिए टी टाइम। एक चीज मैं तुमको और यहाँ बताना चाहूँगा इस u के बारे में। यहाँ पर u तुमने क्या देखा, यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, यहाँ पर u उस पॉइंट का u होता है जिस पॉइंट पर मैं ये इक्वेशन लगाना चाहूँ। क्वेश्चन का इनिशियल पॉइंट अलग है और तुमको जो यूज़ करना वो अलग हो सकता है, मैं तुमको बताया। तो जो पॉइंट तुम्हारा है, जिस पॉइंट पर तुम इस इक्वेशन को अप्लाई करना चाहते हो, उस पॉइंट का इनिशियल वेलोसिटी एज यू तुम पिक करते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बात किया जाए जरा चौथे इक्वेशन की। चौथे इक्वेशन में ऐसा नहीं है, वर्ड सुनना, चौथे इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो u लिया है था बच्चों, हमेशा हमेशा t इज इक्वल टू 0 वाला ही u लिया जाता है, चाहे वो 5th हो, चाहे 7th हो, चाहे 9th हो, चाहे 100th हो। हमेशा यहाँ जो u लोगे वो हमेशा t इज इक्वल टू 0 वाला ही लोगे। इस बात को ध्यान रखना, ये फ़र्क है, ये फ़र्क है क्वेश्चन नंबर 4 और 2 में। अगर तुमको बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9th सेकेंड, 9th, तो यहाँ पर u हमेशा 0 वाला लोगे, t इज इक्वल टू 0 वाला। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड, यहाँ पर तब भी u इज इक्वल टू 0 वाला ही चलेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकेंड, तब भी यहाँ पर u लोगे, t इज इक्वल टू 0 वाला लेगा। तो ये जो इक्वेशन तुम लगाओगे 5th पर, 7th सेकेंड पर, 9th सेकेंड पर, 13th सेकेंड पर, 15th पर, 20th पर, कहीं भी लगाओ, यहाँ जो u रखना है वो t इज इक्वल टू 0 वाला ही u रखना है। क्लियर है? बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जिस पॉइंट पे लगाओगे उस पॉइंट का u रखना होगा। फ़र्क है दोनों में? फ़र्क है कि नहीं? अब बताओ तुमको ये बातें, छोटी छोटी बातें ये पता थी पहले से या नहीं? अब सोचोगे बातें नहीं पता होंगी तो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करोगे? इक्वेशंस आते हैं, सब कुछ पता, लेकिन छोटी छोटी बातें नहीं पता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन लगाओगे आंसर गलत आएगा, क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कहाँ पर u हमें कैसे रखना है। मेरा काम बस सिर्फ और सिर्फ इतना है, तुमको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना। बाकी तुम इतने सफिशिएंट हो कि तुम खुद कर लोगे। दिक्कत बस कॉन्सेप्ट क्लियर ना होनी है, कि बाकी तुम्हारे सब कुछ है। ठीक है, चलो, मेरा काम है कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर करना और तुमको तैयार करना एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, बाकी मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है। तो एस टी इज इक्वल टू यू प्लस माइनस हाफ ए ब्रैकेट में 2t माइनस 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4th। और अच्छा, यहाँ जो t रखना है ये भी देख लो। ये जो टाइम होता है, ये जो चौथा इक्वेशन है, इस पर ध्यान, जो चौथा इक्वेशन है वो 1 सेकेंड का तुमको डिस्टेंस देता है। 7th, 9th, 5th, 11th, 13th, 20th, ये सब क्या है? ये सब 1 सेकेंड तो है। 5वां सेकेंड 1 सेकेंड है, 7वां सेकेंड भी 1 सेकेंड, 7 सेकेंड नहीं, 7 सेकेंड में पूरे 7 सेकेंड हो गए, 7वां सेकेंड केवल 1 सेकेंड हो गया। तो ये चौथा इक्वेशन जो है वो केवल 1 ही सेकेंड का डिस्टेंस तुमको बताता है। वो 1 सेकेंड कौन सा होगा? 7th होगा, 9th होगा, 13th होगा, वो अलग बात है। जो होगा वो यहाँ पर रखा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकेंड, यहाँ 7 रखना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th, यहाँ 5 पुट करना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9th, यहाँ 9 पुट करना है। लेकिन u हमेशा t इज इक्वल टू 0 वाला। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशंस थे और इन 4 इक्वेशन के बारे में जो भी बारीकियाँ थी, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे, सब कुछ तुमको मैंने बता दिया। एक्सेशन का केस क्या बता दिया, डी एक्सेशन केस बता दिया क्या होता है। सेम डायरेक्शन में होंगे, 0 डिग्री होगा तो क्या करना है, 180 डिग्री होगा तो क्या करना है। अगर ये भी ना हो, 90 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री, तो वहाँ पर क्या होगा वो भी तुमको बता दिया। तो उसमें वेक्टर फॉर्म यूज़ करेंगे और डे नंबर 7 में अच्छे से डिटेल तुमको समझाया कि वो यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस के बारे में तुमको अच्छे से बात क्लियर हो गया होगा और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बात तुमको और बताऊँ मैं
कि जैसे हम तुमको बताया कि ये जो इक्वेशंस हम यूज़ कर रहे हैं, ये इक्वेशंस तभी यूज़ करेंगे जब किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा कहाँ पर होगा ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसी बॉडी का? क्या इसका कोई एग्जाम्पल हमारे पास है जहाँ पर कोई बॉडी, कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन? क्या इसका कोई एग्जाम्पल हमारे पास है? क्वेश्चन तो लिख के आ जाएगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्या हमको एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? हमारे आसपास कोई एग्जाम्पल है? यस, बिल्कुल है। मोशन अंडर ग्रेविटी जो होती है बच्चों, ग्रेविटी के अंडर कोई बॉडी अगर मूव करती है, फ्री फॉल करती है, ऑफ कोर्स हाइट बहुत ज़्यादा ना हो, हाइट अगर ज़्यादा होगी तो ग्रेविटी चेंज करती है। हाइट अगर बहुत कम है, 10, 20, 50, 100 मीटर के आसपास है, तो 10, 20, 50, 100 मीटर तक ग्रेविटी इज़ फेयरली कांस्टेंट। तो अगर किसी बॉडी को तुम 20 मीटर की हाइट से गिराते हो तो उस 20 मीटर की हाइट गिरते वक्त ग्रेविटी रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट एट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अगर बहुत ऊपर की हाइट से गिराओगे, 10,000 किलोमीटर से गिराओगे, तब ग्रेविटी विल चेंज। तो फिर वहाँ पर फिर ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं होती है, चेंज करती है। हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि हाउ इट चेंज। बट अगर ये हाइट ज़्यादा नहीं है, 5, 10, 100, 50 तक है, तो बॉडी गिरती है अंडर ग्रेविटी एंड ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट एट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 जो हमको दे कांस्टेंट होगा। तो हाइट अगर कम हो, तुमसे कोई पूछे कि यार तुम बोल तो रहे हो, इसका एग्जाम्पल बताओ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल बताओ, तो कहोगे मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल तो हम सब के आसपास है। अपने घर की छत से किसी बॉडी को गिरा दो, बॉल गिरा दो, वो बॉडी गिरेगी अंडर ग्रेविटी एंड ग्रेविटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। तो इसके क्वेश्चंस यहाँ से भी खूब पूछे जाते हैं। इन इक्वेशंस को भी तो एक बार ध्यान से देख लिया जाए। अगेन v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी में u इज इनिशियल वेलोसिटी पता ही है, v इज फाइनल, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड पर होती है। किसी किसी इक्वेशंस में 10 भी दिया होगा तो 10 यूज़ करेंगे, t एंड t इज टाइम। प्लस माइनस का वही कॉन्सेप्ट है, एक्सेलरेशन तो प्लस, डी एक्सेलरेशन तो माइनस। अब इसका क्या मतलब हुआ? जब किसी बॉडी को हम बच्चों ऊपर की तरफ फेंकते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, जब किसी बॉडी को हम लोग बच्चों ऊपर की तरफ फेंकते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ है और बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है कि नहीं? देख लो, यही वाला केस क्या होता है, डी एक्सेलरेशन। और इक्वेशन में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, प्लस। और अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रही है अलोंग द ग्रेविटी, ठीक है, वेलोसिटी उसकी नीचे की तरफ है और ग्रेविटी भी ऑफ कोर्स नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये वाला केस की तो क्या बनता है बच्चों, एक्सेलरेशन। और यहाँ इक्वेशंस में क्या यूज़ करेंगे हम लोग, प्लस। तो यहाँ तो बहुत दिक्कत नहीं है। अगर बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड, इक्वेशन माइनस लोगे। बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है वर्टिकल डाउनवर्ड, इक्वेशन क्या लोगे, प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस का यहाँ बस सिंपल सा केस है, ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है माइनस, नीचे गिर रहा है अलोंग द ग्रेविटी प्लस। अब इक्वेशन 2 की बात किया जाए, क्वेश्चन 2 में अगेन जैसे हम लोग यहाँ s देखे थे क्या था, डिस्प्लेसमेंट, वैसी h यहाँ पर बेटा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। कोई बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है अपने इनिशियल पॉइंट से, वो है नॉट डिस्टेंस, ठीक है। अगर केवल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, सिर्फ वर्टिकल अपवर्ड या सिर्फ वर्टिकल डाउनवर्ड, ये टर्न वाला मोशन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। लेकिन जहाँ टर्न होगा वहाँ पर पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तुमको मिलेगा, वर्टिकल डिस्टेंस नहीं। वो डिस्टेंस कितना कवर किया उसके लिए अलग से बात करेंगे इन डिफरेंट क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ मैंने बताया एस के बारे में, एच के बारे में भी वैसे ही है, यू के बारे में भी वैसे ही है। जैसे यहाँ यू बताया, जिस पॉइंट पर तुम लगाओगे हमको उस पॉइंट का यू चाहिए, एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे मैं इस इक्वेशन का लगाऊंगा उसी पॉइंट का इनिशियल वेलोसिटी मुझको यू चाहिए होगा, ठीक है। क्वेश्चन का इनिशियल दिया है वो अलग चीज़ होगा, हमें जो चाहिए वो हमको देखना होगा वो क्या है। तो जिस पॉइंट पर तुम इस इक्वेशन को लगाओगे सेकंड वाला, उसी पॉइंट का वेलोसिटी ही तुम्हारे लिए इनिशियल वेलोसिटी माना जाएगा। बाकी क्या दिए डज नॉट मैटर,
प्लस माइनस अगेन नीचे आ रहा है तो प्लस, ऊपर जा रहा है माइनस, सिंपल सी बात है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh भी वैसे ही है। यूज इनिशियल वेलोसिटी वी इज फाइनल प्लस माइनस एक्सेशन डी एक्सेशन, जी ग्रेविटी फेडली कांस्टेंट होना चाहिए, अगेन एच इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। चौथा इक्वेशन है एच टी इज इक्वल टू यू प्लस माइनस हाफ जी इन ब्रैकेट 2t माइनस 1। दूसरे और चौथे इक्वेशन में हमारा वही कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ कॉन्सेप्ट तुमको बताया, वर्टिकल डिस्टेंस इन टी सेकेंड दूसरा इक्वेशन, वर्टिकल डिस्टेंस इन टीएच सेकेंड चौथा इक्वेशन। क्लियर है? तो ये जो हमने फोर्थ इक्वेशन लिखा, ये कब लगाना होगा? टीएच सेकेंड पर डिस्टेंस निकालनी होगी, 7th 9th 13th जो यहाँ तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया है वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, बस एक्सलेशन के रोल को कौन प्ले करेगा? ग्रेविटी। ठीक है, और प्लस माइनस के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर बॉडी वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रही है अलोंग द ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन होगा, प्लस रखेंगे इक्वेशन में। अगर बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है वर्टिकली अपवर्ड तो डी एक्सेशन होगा, इक्वेशन में माइनस हमको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा हूबहू सेम कॉन्सेप्ट हमको यूज़ करना है, और अब इससे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझको ये लगा कि तुम्हें इस इक्वेशंस के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमको रैंडमली क्वेश्चन पर जंप नहीं करना है, हम पहले इक्वेशंस को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, इनके छोटे छोटे बारीकियों को समझ लेते हैं, कहाँ पर किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, देन विल डू क्वेश्चंस। अब तुम बताओ, तुम्हें इसके पहले कमेंट में कमेंट बॉक्स में मुझसे बताया तुमको इसके पहले इन सब इक्वेशंस के बारे में कितना तुमको पता था और कितना तुमको जानकारी मिली इस लेक्चर को देखने के बाद, और किस हद तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये मैं देखूंगा कौन कौन बच्चे कितना कितना बताते हैं कि उनको कितना पता था और कितना तुमको पता चला। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस, ये इक्वेशंस तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, इनका वेक्टर फॉर्म भी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हमें बस प्रैक्टिस करनी है। अब तुम जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो कॉन्सेप्ट था जो भी था तुमको सारा कुछ मैं एकदम पानी की तरह बता दिया, अब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रैक्टिस है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। मैं तुमको 2 मिनट के पहले वक्त देता हूँ कुछ सेकंड का, इसको कॉपी कर लो, फिर तुमको बताता हूँ हम आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, डू इट। ओके बच्चों, तो सब नोट कर लिए होगे। अब अच्छे से प्रिपेयर कर नोट्स, और जो की पॉइंट्स बताए हैं उनको लिखना ताकि माइंड से वो स्लिप ना होने पाए। अब अगली क्लास में हम मिलेंगे तो अब इन पे ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, एक से एक क्वेश्चन होंगे, जो पढ़े हैं उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है ताकि और तगड़ा कॉन्सेप्ट हो जाए, और कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो छूटने ना पाए। नीट के क्वेश्चन भी होंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तुम्हें कराऊंगा ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और हमारा प्रिपरेशन एकदम फुल अच्छे तरीके से चलता चले। ठीक है, तो आज स्टॉप करता हूँ। क्लास तुमको कैसी लगी, कितना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये मैं ज़रूर तुम सबसे जानना चाहूँगा। तो मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, बताना कि कितने हद तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, इन इक्वेशंस पे अब किसी को कोई दिक्कत है तो मुझको बताना। ठीक है, तो आज के सिर्फ इतना ही। बाकी तुम सबकी एडवाइस यही होगा, टाइम बहुत कम है, चीज़ें बहुत पढ़नी है, बट परेशान हो के नहीं, जितना है बस वक्त बचा है उस वक्त में ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो मिलते हैं इस क्लास में, आज के सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।